आप सुन रहे हैं एक महफिल जज्बातों की, कारवां ख्यालों का, कारवाने गजल तलत अजीज के साथ सिर्फ 92.7 बिग FM पर। वेलकम टू कारवाने गजल और मैं हूं तलत अजीज 92.7 बिग FM पर। और ये हमारा एपिसोड जो है, खास एपिसोड जो पिछले हफ्ते आपने सुना भूपिंदर सिंह साहब के साथ, उसका दूसरा हिस्सा या दूसरा एपिसोड है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हुई भूपी जी के साथ कि हम एक हफ्ते में एक एपिसोड में नहीं कर पाए पूरा। इसलिए अब मैं जब लौटूंगा तो जो मैंने उनसे बात की और बहुत सारी खूबसूरत बातें हुई हैं वो आपको सुनाऊंगा, और उनके और भी बहुत सारे पहलू, उनके कैरेक्टर के, उनके म्यूजिकल जर्नी के, गजल से लेके गुलजार साहब का उनका जो संबंध है, हाँ, और फिर शरीक हयात मिताली जी के साथ इनकी मुलाकात कब हुई, कैसे हुई, और इन दोनों की जोड़ी जो बनी और वो बहुत कामयाब हुई। बहुत सारी बातें हैं। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। क्या बात तो मुझे कहना चाहिए। मैं हमारे सुनने वालों को बता दूं, ये वन ऑफ माय फेवरेट गजल्स जो भूपी जी ने गाया है, निदा फाजली साहब का कलाम और खयाम साहब की मौसीकी में। और लेकिन मैं इसको एंजॉय कर रहा था, अभी आप गा रहे थे तो आपको याद दिला दूं सबसे पहले कि मैं हूं तलत अजीज और आप मुझे सुन रहे हैं 92.7 बिग FM कारवानी गजल प्रोग्राम में। और मेरे साथ हैं मेरे बड़े भाई भूपिंदर सिंह साहब, जिन्होंने ये ओरिजिनली गाया है और इनके लिए मैं ये गा रहा था। और मजे की बात यह है कि मैं गुनगुना रहा था क्योंकि मूड में था मैं, और ये वहाँ मुझे प्रॉम्प्ट कर रहे थे। और मेरे लिए इससे बढ़कर फख्र की क्या बात होगी कि ओरिजिनल जो बैठे हैं वो मुझे प्रॉम्प्ट कर रहे हैं और मुझे दाद दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। आप अच्छा गा रहे थे इसलिए मुझे, मैं तो आंख बंद करके बैठ गया था। मैं सोचा आज कहीं आपने कभी सुनने का मौका नहीं मिलता, तो मैं आज अपनी गायु गजल तुमसे सुन रहा था तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। चलिए तो एक काम करते हैं ना भाई, एक लाइन आप गाइए, एक लाइन मैं गाता हूं। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बात तो सही है भाई साहब, सच्ची बात। निदा फाजली साहब ने भी वाकई बात ऐसी कही, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। इस पर एक उन्हीं का शेर मुझे याद आ रहा है, अगर आप इजाजत दें। ये फिलबदी है क्योंकि आपने बात छेड़ी तो मेरा जहन चला गया वहां पर। कहीं किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। नहीं मिलने की बात पर निदा फाजली खुद कहते हैं कि जो खो जाता है मिलकर जिंदगी में, गजल है नाम उसका शायरी में। जो खो जाता है मिलकर जिंदगी में, गजल है नाम उसका शायरी में। कहीं आंखें, कहीं चेहरा, कहीं लब, हमेशा एक मिलता है कई में। क्या बात है। गुजर जाती है यूं ही उम्र सारी, किसी को ढूंढते हैं हम किसी में। भाई साहब, गजल चूंकि कारवाने गजल है और आप भी गजल से इतना जुड़े हुए हैं, तो मेरा सवाल ये होगा, आपका गजल से जो नाता है बहुत पुराना है, लेकिन हमारे सुनने वालों के लिए आप खुद अपनी ज़बान बताएं। असल में मैं बचपन में मुझे कुछ कंपोज करने का शौक होता, धुन बनाने का जैसे होता, तो मुझे कहीं से भी किसी मैगजीन में से या किसी रसाले में से, किसी अखबार में से कोई ऐसे कोई गीत या गजल को मिल जाती थी तो मैं वो ले आता था, तो घर पे बैठ के बनाता था। फिर शाम को दोस्त लोग मिलते थे तो फिर उनको सुनाता था। तो ये एक शौक जो है कंपोजिशन का, ये शुरू से ही जो है मुझे रहा। और गजलों से जो प्यार थे, मेरा प्यार था, वो बहुत ही अर्ली एज से है। जबकि मुझे अभी तक मालूम है कि मैं सबसे पहले जब गजलें बनाया करता था तो उसमें मुझे कुछ गजलें मिली जैसे कि
देखिए उनसे मेरी कैसी मुलाकात हुई, लब तलक खेल न सके और ना कोई बात हुई। तो ये हम सब लोग बैठ के दोस्त लोग गाते थे, तो मुझे उस वक्त से ही ये इतना शौक जो है वो शुरू हो गया था। तो लड़कपन से ही यूं कह सकते हैं आपके भी ये जो शौक मुझे शुरू हुआ था। और फिर जब मैं बॉम्बे आ गया, HMV में जो रिकॉर्डिंग इंचार्ज होते थे उन्होंने मुझे ऐसे एक दिन बुलाया कि भाई तुम्हारी कोई गज़ल रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो ये मैं 65 की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, बहुत पुरानी बात। तो जोशी साहब ने मुझे बुलाया स्टूडियो में, तो फिर मुझे 4 गज़लें दी उन्होंने। मैंने उनको अपना कंपोज करके, पहला EP मेरा 66 में उन्होंने निकाला था। हमारे आज के सुनने वालों को बता दूं EP का मतलब, क्योंकि जानते नहीं है ना, एक्सटेंडेड प्ले। उस जमाने में रिकॉर्ड्स होते थे और EP में 2 गाने और 2 गाने दूसरी साइड में। और उस टाइम पे लिमिटेशन बड़ी होती थी। EP में सिर्फ एक साइड में 2 अगर गज़लें हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3.5 मिनट की गज़ल होती थी, या 3.25 मिनट की होती थी। तो आपको सब कुछ उसी में कहना होता था, आ जाता था। किसी ने कहा था कि भाई कूजे को समंदर बनाना आसान है, समंदर को कूजे में लाना मुश्किल। तो इसमें वो प्रॉब्लम होती थी 3.5 मिनट में आपको गज़ल का पूरा जो व्याख्यान है, उसकी जो पूरी बातें आप आपको समझानी पूरा पड़ती थी। जुज पूरा उसको समेट कर 3.5 मिनट में। बिल्कुल। आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आया जो मेरे सामने मेरा गुरूर था। क्या बात है। लगते ही ठेस टूट गया साज़े आरज़ू, मिलते ही आंख शीशाए दिल चूर चूर था। क्या बात। आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था। जिगर साहब का कलाम, जिगर साहब का कलाम आप, मैं यही सुनाना चाह रहा था हमारे सुनने वालों जी को। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं, ये आपकी पहली गजल थी या नहीं, ये तो मेरा तीसरा रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड था। लेकिन हाँ, तो उसमें ये वन ऑफ योर फेवरेट्स है, वन ऑफ माय फेवरेट गजल्स उसमें से। जिगर साहब मुरादाबाद। लेकिन जिगर साहब का इसी पर कसूर की बात आई ना जी, तो एक शेर मुझे उन्हीं का याद आ रहा है कि जो मसरतों में खलिश नहीं, जो अजियतों में मजा नहीं। अजियत तकलीफ, मसरत खुशी। जो मसरतों में खलिश नहीं, जो अजियतों में मजा नहीं, तेरे हुस्न का भी कसूर है, मेरे इश्क ही की खता नहीं। क्या बात है, इश्क ही अकेला नहीं, उसकी खता नहीं है। जो मसरतों में खलिश नहीं, जो अजियतों में, अजियत मतलब तकलीफ, हमारे सुनने वालों के लिए जी बिल्कुल, कुछ लोग जानते नहीं, बिल्कुल में मजा नहीं, तेरे हुस्न का भी कसूर है, मेरे इश्क ही की खता नहीं। क्या बात है। मेरे दर्द में ये खलिश कहाँ, मेरे सोज में ये तपिश कहाँ, किसी और की पुकार है, मेरी जिंदगी की सदा नहीं। क्या बात है, वाह वाह। हम भूपी जी से बात करेंगे कि गुलजार साहब के साथ इन्होंने फिल्म और नॉन फिल्म दोनों में क्या क्या काम किया, क्या क्या। तो एक अकेला शहर में फिल्म घरौंदा, मुझे याद, आई थिंक घरौंदा था, घरौंदा जयदेव जी की मौसीकी, 1976-77 की बात होगी मेरे जी 76, मुझे याद है 76 की बात है। एक अकेला शहर में रात दोपहर में आबदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। गुलजार साहब के साथ आपने नॉन फिल्म में आपने प्राइवेट एल्बम्स बहुत की, और कोई खास नज्म, क्योंकि गुलजार साहब की नज्म बहुत मशहूर है। गुलजार साहब की जो ब्लैंक वर्सेस हैं, जो खुले छंद की जो गजलें, वो कभी किसी ने गाई नहीं है। मैं बहुत बिजी होता था स्टूडियो में, तो 12-14 घंटे काम करते थे हम लोग। तो मैं ऐसे एक दिन घर पे गया था गुलजार साहब को, तो वहाँ मैंने कुछ वहाँ से 6 नज़में उठाई, जो कि 6 की 6 जो वो ब्लैंक वर्स थी वो। सो मैंने कहा कि भाई ये मैं ज़रा ले जा रहा हूँ, मैं इनको आई विल ट्राई देम, मैं इनको कंपोज करता हूँ। और बिले में मेरा 2 महीने 3 महीने 6 महीने निकल गए, मेरे दिमाग में कुछ आया ही नहीं, क्योंकि ब्लैंक वर्स मैंने कभी पढ़ी नहीं थी। तो बहुत कोशिश की मैंने, नहीं हुआ मुझसे। एक दिन फिर मैंने ऐसे, आई वाज वेरी एंग्री विद माई सेल्फ, मैं कि ऐसी क्या बात हो सकती है। रीड देम वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से उनको पढ़ो। मैंने अपने आप से कहा, ध्यान से पढ़े तो उसके जो लिंक हैं, आप कहाँ पे खत्म करना चाहते हो, पहली लाइन, और हो सकता है कि पहली लाइन का लिंक जो है वो दूसरी लाइन के आधे तक जाए। तो जब मैंने उसको इस तरह से पढ़ना शुरू किया, तो सब पिक्चर जो है दिमाग में आनी शुरू हुई। विद इन 15-20 डेज टाइम मेरी 6 की 6 जो कंपोजिशन थी वो मैंने तैयार कर ली, और हमने फिर इनको रिकॉर्ड किया था अपना ये। उसमें एक आखिरी नज्म थी वो ब्लैंक वर्स की, वो जो शायर था चुप सा रहता था,
आंखें कानों पे रख के सुनता था। 6 नज़मों में एक शायर का बचपन था, उसका एक लड़कपन था, उसकी जवानी, उसका इश्क, उसका रोमांस, फिर उसका जो उदासी, एंड देन लास्ट में द डेथ ऑफ द पोएट, वो जो शायर था। तो वो पूरी कहानी जो है मैंने उसमें डिपिक्ट की थी। ये जो भी दूसरी जो गजल अभी मैं आपसे बात कर रहा था, हवा गुजर गई, अच्छा अच्छा, जो गुलजार साहब का हमने अभी लेटेस्ट रिलीज किया है, तो उसका नाम है सुरमई रात जी। सुरमई रात हमने अभी थोड़े दिन पहले रिलीज की थी। उसमें एक बड़ा अच्छा उन्होंने अपना जो मतलब उन्होंने कहा है कि हवा गुजर गई, पत्ते थे कुछ हिले भी नहीं, हवा गुजर गई पत्ते थे कुछ हिले भी नहीं, वो मेरे शहर में आए भी और मिले भी नहीं। आए हाय, क्या बात है। आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि अटकना। इस पर कुछ लाइनें हैं, गुलजार साहब की हैं। नज्म उलझी है सीने में मिसरे अटके हुए हैं होंठों पर। ये भी रिकॉर्ड की हुई है। लफ्ज कागज पे बैठते ही नहीं, कब से बैठा हूँ मैं जानम, सादे कागज पे लिखे नाम तेरा, बस तेरा नाम ही मुकम्मल है, इससे बेहतर भी नज्म क्या होगी। बस ये गुलजार साहब ये आपने कहा, ये देखिए कैसे याद आई मुझे। ये उसी रिकॉर्ड में से है जी। शम्मा जली है कारवाने गजल की, और मैं हूं तलत अजीज 92.7 बिग एफएम पर आपका मेजबान। शम्मा जलाए रखना जब तक के मैं न आऊं, जब तक के मैं न आऊं। भूपी जी, आप और मिताली जी का जो रिश्ता, जी जी, मतलब वो आपकी शरीक हयात हैं। ये कितना खूबसूरत लफ्ज है, शरीक हयात, हयात में शरीक। क्या बात है, जिंदगी में, जिंदगी नहीं, जिंदगी भी नहीं, एग्जिस्टेंस, हयात, जीस्ट में शरीक। आप अपनी जबान से बताइए कि आपकी और मिताली जी की मुलाकात कब हुई, कैसे हुई? जी, अब आप शर्मा गए। नहीं आपकी मुस्कुराहट जो है ना, आपकी जो मुस्कुराहट से मुझे एक बहुत साल पहले ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते थे, आप कहाँ मिले, कैसे मिले, क्यों मिले, तो मैं ये बोलता 100-150 साल पहले, मतलब इस जंगल में मुलाकात हुई थी। तो तब से लेके आज तक हम इकट्ठे हैं। मैंने मिताली को पहली बार टीवी में एक प्रोग्राम आता था, आरोही शायद उसमें गा रही थी। अच्छा। तो मैंने ऐसे घर में बैठा तो शी हैड वेरी क्या बोलते हैं उसको, एक चेहरे की सादगी, गाने में भी उतनी ही सादगी, इतना सुर में इतना खूबसूरत ये गा रही थी। तो प्रोग्राम देखने के बाद कुछ नाम समझ में नहीं आया था, क्योंकि पहली बार इस टाइप का नाम आया, तो मुझे लगा कि शायद इसका नाम मनाली होगा, मुझे ऐसा ही लगा, पता नहीं। अच्छा। हाँ जी, तो मैंने अपने कुछ 1-2 जासूस भेजे यहाँ से, पता चला कि ये बड़ौदा में रहती हैं। हाँ, तो फिर हमने कुछ अपना पैगाम भेजा इनके पास, तो पैगाम सुन के ये खुश भी हुई, और उसके बाद बॉम्बे आई तो मिली भी। तो एक बड़ी खूबसूरत एक मुलाकात थी। तो आज मैं अगर स्टेज पे गा रहा हूँ या कुछ थोड़ा बहुत मुझे गाने की समझ आई है, तो वो मिताली से सीखा मैंने। अरे क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि स्टेज पे गाना बड़ी अलग बात होती है। मिताली से जितने भी जो स्टेज की जो एक परफॉर्मेंस है, वो मुझे ऐसा लगता है कि भी मिताली से बेहतर मैंने किसी खातून को सुना नहीं स्टेज पे गाते हुए। वो तो मैं भी गवाह हूं। क्योंकि इनको इतना कॉन्फिडेंस जो गाने में, जो उससे मुश्किल से मुश्किल जो जगह भी होती है, उसको इतने अच्छे से निभा जाती है कि मैं हैरान हो जाता हूँ कभी देख के। तो इनके साथ फिर 83-84 में शादी हो गई। तो पंडित बड़ा ही बदमाश आदमी था। अच्छा, ये बताइए। तो उसने सर में घी लगा के मुझे बार सिंदूर लगवाया, घी लगा के कि उतरे नहीं था। तो ऐसी पक्की एक मतलब शादी कर दी कि भी आप छोड़ना भी चाहो तो नहीं छोड़ सकते। हम दुआ करते हैं कि आपकी जोड़ी सलामत रहे, बहुत और आप ये शम्मा, आप दोनों की शम्मा जो ये जलाते हैं, ये ता क़यामत जलती रहे। अब मैं ये एक ब्रेक लेता हूँ, आपका एक ऐसा गाना बजाता हूँ जिसमें आपने गिटार बजाया। गोपी जी इस इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन, सबसे नामवर और सबसे माने हुए रिस्पेक्टेड गिटार और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने खुद बजाए हैं। उदासी का ये पत्थर मैंने जो गाई है, इसकी रिकॉर्डिंग के दरमियान 1985 में एल्बम सुरूर था, मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो भूपी जी वो आए स्टूडियो में और बैठे रहे काफी देर।
म्यूजिकल पीसेस, इंटरल्यूड जो बन रहे थे, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा था। तो इन्होंने क्या किया, मुझे बुलाया, बोला एक काम कर, सबको बाहर भेजा, मैं गिटार ले आता हूँ और इसमें इलेक्ट्रिक गिटार और 12 स्ट्रिंग गिटार का पूरा एक बनाते हैं। भूपिंदर सिंह साहब हमारी इंडस्ट्री के बहुत ही नामवर के नंबर 1 गिटार प्लेयर तो नहीं कहूँगा, गिटार माइस्ट्रो हैं। ऐसे ऐसे मशहूर फिल्मी गाने, R.D. बर्मन के जितने भी गाने जिसमें गिटार बजाया है, वो भूपी जी ने बजाया है। गिटार मैंने बॉम्बे में आके, मुंबई में आके सीखा था। मैंने पंचम से दोस्ती हुई तकरीबन उसी टाइम पे, तो गिटार का प्रैक्टिस भी मैं करता था। तो मुझे बॉम्बे में मैंने सोचा कि भी इतने बड़े बड़े सिंगर लोग हैं यहाँ पे, तो मेरी तो यहाँ कुछ बात बनने वाली नहीं है, तो मैं वापस दिल्ली चला जाता हूँ। अपना जो काम थोड़ा बहुत होगा मैं कर लूँगा वहाँ पे, जो भी होगा। तो एक बड़े अच्छे, कोई बड़ा वेल विश दोस्त था, तो उसने कहा कि तू तो हवाइन गिटार बजाता रहा था, तो तू स्पेनिश गिटार सीख ले, तुम्हें ईजी हो जाएगा। तो मैंने सीखा है यहाँ पे। मैं रात के 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक मैं गिटार प्रैक्टिस करता था, मैं सोता नहीं था। तो ऐसे ही आप यूँ कहिए कि मैं कम से कम नहीं 1.5-2 साल में सोया नहीं। तो जब भी थोड़ा बहुत दिन में टाइम मिल जाता था, तो मेरा पहला पीस जो मैंने सोलो था वो दम मारो दम जो था हरे राम हरे कृष्णा का, तो उसके पहला का जो वो जो था वो दैट वाज माय फर्स्ट सोलो। कंपोज मैंने किया था, बजाया मैंने, कंपोज भी आपने किया था? तो उसमें खैर वो पहला पीस था मेरा। उसके बाद मैंने काफी काम किया, फिर बड़ी अच्छी अच्छी पिक्चरें पंचम के पास आई, जब यादों की बारात वगैरह आई, तो बड़ा पॉपुलर गाना था वो आशा जी का, चुरा लिया है तुमने, ये ना। तो उसके पहले 12 स्ट्रिंग गिटार का टाडा ये जो पीस था, आज मतलब किसी भी ऑर्केस्ट्रा में आप देखो, दिस द मोस्ट पॉपुलर पीस। जी 2 मिनट रुक जाइए, हम हमारे सुनने वालों को ये गाने का ये पीस सुना देते हैं, पहला पीस सुना दीजिए, फिर हम आते हैं वापस। तो ये 12 स्ट्रिंग की बात हम कर रहे थे। तो 12 स्ट्रिंग गिटार मैंने फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया है, पहले किसी के पास था नहीं इधर जी। तो फिर मैंने ये जो तुराली है का जो पीस है वो 12 स्ट्रिंग गिटार पर ही है वो, तो बड़ा पॉपुलर हुआ। तो ऐसे ही क्या होता था, कभी पंचम से हम लोग इतने नज़दीक थे, इतने क्लोज थे एक दूसरे के, एक दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है हमें पता होता था। तो ऐसे करके क्या होता था, हमारा बहुत साल, तकरीबन 20-25 साल हमारी जो वर्किंग जो एक हमने इकट्ठे काम किया। तो बॉबी जी बड़ा मजा आया। तो इसी बात पर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला, और हमारे सुनने वालों की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भी सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और 92.7 बिग FM का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी मोड़ पर मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहता हूँ, क्योंकि दिल तो नहीं चाहता है, लेकिन वक्त क्या करे। अब इजाजत चाहता हूँ, अगले संडे फिर मुलाकात होगी और एक एपिसोड कारवाने गजल में। तब तक के लिए तलत अजीज आपको शब खैर कहना चाहता है। आप सबको खुश रहिए, जीते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट फ्रॉम मी, फ्रॉम तलत अजीज और 92.7 बिग FM कारवाने गजल प्रोग्राम से।